सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आज हम लोग देखने वाले अपने केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 4। आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, लेक्चर काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ड वाटर, टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस एंड बॉयलर ट्रबल्स। देखिए, ये वाटर चैप्टर जो है ये काफ़ी सिंपल है। बस जिस तरीके से, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ाता जाऊँ उस तरीके से पढ़ते जाइएगा। मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री के अभी तक जितने भी यूनिट पढ़ाए हैं सारे ही यूनिट को काफ़ी अच्छे से समझाया है। और मतलब आप लोगों को किसी लेवल पे ये लग सकता है कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हैं, लेकिन आप लोगों को भी उतना ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम के लिए इतना आपके लिए पर्याप्त है जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद हम लोग सेमेस्टर के टाइम पे कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएंगे जहाँ पर आप लोग उतना पढ़ लेंगे। तो जो बच्चे कुछ थोड़ा सा कम पढ़ने पे ध्यान देते हैं या जो एक रात पढ़ना चाहते हैं और पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, उनके लिए वो चीज़ अच्छी साबित होगी। यहाँ पर वही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में भी करने वाले हैं कि मैं आप लोगों को 4-5 लेक्चर में ये यूनिट ख़त्म करूँगा और यहाँ पर हर एक लेक्चर का पीपीटी का जो नोट्स होगा वो आप लोगों को यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप लोग ट्राई करिएगा कि टेलीग्राम चैनल पे आएँ, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे नोट्स एक जगह पे मिलेंगे। और अपने फ्रेंड्स को भी लाइए वहाँ टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प है, क्योंकि आपके सेमेस्टर एग्जाम भी आने वाले हैं। आप लोग यहाँ से पढ़ के काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यहाँ पर ये जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग चर्चा करने वाले आगे। यहाँ पर जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है हार्ड वाटर, कि हार्ड वाटर होता क्या है। अब देखिए, नॉर्मली वाटर तो सभी कोई जानता है। अब वाटर में भी सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। इसमें हार्ड वाटर क्या है? इट इज़ नोन एज हार्ड वाटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट। देखिए, ये क्या बोल रहा है कि हार्ड वाटर जो है वो जो वाटर है वो हार्ड वाटर कब बनता है? जब उसमें क्या किसकी किसकी प्रेजेंस हो जाए? कैल्शियम, एक तो हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट आ जाए अगर उसमें, ठीक है। याद यही रखना है कि अगर हमारे वाटर में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आ जाते हैं तो वो क्या बन जाएगा? हमारे पास हार्ड वाटर बन जाएगा। और दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? हार्ड वाटर डज नॉट लेदर विद द सोप बट इंस्टेड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। इसका क्या कहने का मतलब है? जो हार्ड वाटर होता है वो क्या नहीं बनाता है? लेदर नहीं बनाता है सोप के साथ में। अब लेदर क्या होता है? जो झाग होता है उसी को लेदर बोलते हैं, ठीक है। हार्ड वाटर डज नॉट लेदर विद द सोप बट इंस्टेड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। ये क्या करता है? सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है इस तरीके से, सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर कुछ इस तरीके से है, इसमें हमने क्या भर रखा है? वाटर भर रखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोगों ने सोप के साथ में मिक्स किया, अगर यहाँ पर हमने इसमें सोप के साथ इसको मिक्स किया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से सोप के साथ मिक्स किया, तो ये क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट बना देगा। यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक प्रेसिपिटेट इकट्ठा हो जाएगा। प्रेसिपिटेट तो आप लोग जानते होंगे। तो इसका यही है कि ये सोप के साथ लेदर नहीं बनाता है, डज नॉट लेदर विद सोप बट इंस्टेड फॉर्म्स अ प्रेसिपिटेट। ये क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। तो हार्ड वाटर क्या है? जनरली हम लोग बेसिक जो डेफिनेशन लिख के आएंगे एग्जाम में वो यही लिख के आएंगे कि अगर वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट हैं और जो हमारा वाटर है वो अगर हमारे पास सोप के साथ क्या लेदर नहीं बना रहा है बल्कि वो क्या बना रहा है? प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर बोलेंगे। तो यही डेफिनेशन थी हार्ड वाटर की, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या होता है? सॉफ्ट वाटर। इट लेदर। देखिए, ऑब्वियस सी बात है, अगर हार्ड वाटर लेदर नहीं बनाएगा सोप के साथ तो जो हमारा सॉफ्ट वाटर हो गया वो क्या बनाएगा? हमारे साथ लेदर बनाएगा। किसके साथ? सोप के साथ। इट लेदर्स विद द सोप। वाटर विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रेंज इज सॉफ्ट वाटर। जो रेंज के थ्रू वाटर मिलता है हम लोगों को वो क्या होता है? हमारे पास सॉफ्ट वाटर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। जो हमको रेन के थ्रू वाटर मिलता है वो क्या है? सॉफ्ट वाटर है। दिस वाटर इज सुटेबल फॉर हाउस होल्ड पर्पसेज, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग। ये वाटर जो होता है हमारे हाउस होल्ड के पर्पस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि लॉन्ड्री हो गया और क्लीनिंग के पर्पज से। अब हार्ड वाटर तो हमने देख लिया। अब हार्ड वाटर के बाद आता है हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है। उस वाटर की हम लोग क्या निकालते हैं? हार्डनेस निकालते हैं, कितना हार्ड वो है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ये क्या है? हार्डनेस इन वाटर इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रिवेंट द लेदरिंग ऑफ सोप। Thus water which not produce leather with the soap solution readily but forms a white curd is called hard water। देखिए, ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है वाटर की। हार्डनेस इन वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक। हार्डनेस इन वाटर ये क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक है दैट प्रिवेंट दी लेदरिंग ऑफ सोप। ये क्या करता है? लेदरिंग ऑफ सोप को प्रिवेंट करता है। दस वाटर्स विच डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप, मतलब कुछ ऐसे वाटर होते हैं जो
हमारे पास क्या है, लेदर प्रोड्यूस नहीं करते हैं सोप के साथ, बल्कि क्या करते हैं, फॉर्म ऑफ वाइट कर्ड इज कॉल्ड हार्ड वाटर। क्या है, एक वाइट कर्ड के टाइप का एक मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ से समझ आया कि हार्डनेस क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। हार्डनेस इन वाटर इज कैरेक्टरिस्टिक, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट दी लेदरिंग ऑफ सोप। ठीक है, क्या करता है, लेदरिंग ऑफ सोप को प्रिवेंट करता है। देखिए हम लोगों ने एक ऊपर क्या चीज देखी है कि अगर लेदर प्रोड्यूस होगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉफ्ट वाटर बन जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, यही बोल रहा है कि ये क्या करेगा, हार्डनेस ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा हार्डनेस अच्छी होगी उतना ही हार्ड वाटर कहलाएगा वो। तो ये क्या करेगा, हमारे पास प्रिवेंट करता है लेदरिंग ऑफ सोप। तो अगर आपके पास डेफिनेशन लिखने को आता है हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर इज दी कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, कैरेक्टरिस्टिक दैट प्रिवेंट दी लेदरिंग ऑफ दी सोप। जो क्या करता है, लेदरिंग ऑफ दी सोप वो प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसी वजह से जो वाटर है हमारा क्या है, जो वाटर हमारा लेदर फॉर्म करता है सोप के साथ में, दस वाटर विच डज नॉट, जो सोप के साथ में हमारे क्या करता है, लेदर फॉर्म करता है, उसको सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। बट यहाँ पर हमारा अगर हार्ड वाटर की बात करें तो यहाँ पर लेदर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, किसके साथ, सोप के साथ। बट ये क्या करता है, हमारे पास व्हाइट कर्ड मटेरियल, ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास व्हाइट कर्ड मटेरियल को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। ये चीज हम लोगों को याद रखनी है। अब यहाँ पर टाइप ऑफ हार्डनेस आती है, एक हमारे पास होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। अब टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस में आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि इसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, क्या होंगे, हमारे पास कार्बोनेट्स के कारण होगा हमारे पास टेम्पररी हार्डनेस। और जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होगी वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है। वो भी अभी बताऊंगा कि इसमें फिर क्या दूसरी चीज क्या होगी अगर नॉन कार्बोनेट होगा। तो ये क्या है, नॉन कार्बोनेट होती है। तो यहाँ पर दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। इसके बाद क्या है कि टेम्पररी हार्डनेस क्या है। सो यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस की बात करें अगर हम लोग, सो टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड बाइकार्बोनेट। इसमें क्या होते हैं, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाते हैं हमारे पास, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर हैवी मेटल्स। बाइकार्बोनेट्स ऑफ, हम लोग जो याद रखेंगे बेसिकली वो क्या है, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये किसकी बात हो रही है, टेम्पररी की। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व्ड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होंगे या तो किसी हैवी मेटल के, एंड द कार्बोनेट ऑफ आयरन। ठीक है, या तो क्या होगा, हमारे पास कार्बोनेट प्रेजेंट होगा किसका, आयरन का। ये भी चीज हम लोग याद रख सकते हैं, कार्बोनेट ऑफ आयरन। इट इज मोस्टली डिस्ट्रॉयड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। अब जो टेम्पररी हार्डनेस होती है उसको हम लोग इजीली खत्म कर लेते हैं अगर हम लोग अपने वाटर को क्या कर दे रहे हैं, बॉयल भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपने वाटर को बॉयल भी कर दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, हार्डनेस क्या हो जाएगा, टेम्पररी वाला खत्म हो जाएगा। तो यही वही बोल रहा है, व्हेन बाइकार्बोनेट्स आर डिकम्पोज्ड यील्डिंग इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स। जब हमारे जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, हमको कार्बोनेट मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है, ये रहा, इसको हम लोगों ने हीट किया तो हमारे पास क्या बन गया है, हमारे पास कार्बोनेट मिल गया एक, ये रहा, ये यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ये हमको मिल गया। तो यही बोला, अगर हम लोग बाइकार्बोनेट्स को हीट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कार्बोनेट मिलता है, और यहाँ पर H2O और CO2 रिलीज हो गया है। इसी तरीके से Mg का, तो यहाँ पर देखिए जो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन लिख दी, सपोज दैट आपके एग्जाम में पूछ लिया आपसे कि बताइए हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है और टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, तो आप लोग सिर्फ इतना लिख के आएंगे, ये डेफिनेशन लिख के आएंगे और ये जो हमारे पास क्या दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, बस इतना हो गया। सो टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होती है, हमारे पास बाइकार्बोनेट्स के द्वारा होती है जो कि मैग्नीशियम या कैल्शियम के होते हैं। ठीक है, उनका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि उसको हीट करते हैं तो वो हमारे कार्बोनेट्स में और वाटर और CO2 में हमारे पास क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पर परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, तो ये क्या है, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। ठीक है, हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स। अब यहाँ पर किसके द्वारा होती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्लोराइड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये किसके कारण होती है, हमारे पास क्लोराइड्स सल्फेट्स, क्लोराइड्स के द्वारा होती है या सल्फेट्स के द्वारा होती है, एंड अदर हैवी मेटल्स। देखिए यहाँ पर क्या सीन चल रहा है कि हमारे पास सोडियम स्टेरेट दिया हुआ है, क्या है ये, हमारे पास सोडियम स्टेरेट है, सोडियम स्टेरेट है। अब इसका बोलने का क्या मतलब है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स या सल्फेट, क्लोराइड से सल्फेट प्रेजेंट होने चाहिए कैल्शियम या मैग्नीशियम के। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास क्लोराइड प्रेजेंट है CaCl2,
इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सोडियम स्टेरेट की जगह हम लोगों को यहाँ पर कैल्शियम स्टेरेट मिल जाएगा, जो कि होता है हमारे पास इनसॉल्युबल। फिर हम लोग उसके बाद क्या है, दूसरा देखते हैं यहाँ पर हार्डनेस का, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम का सल्फेट ले रखा है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम स्टेरेट मिल जाएगा। तो ये क्या मिल रहा है हम लोगों को, कैल्शियम स्टेरेट मिल गया और मैग्नीशियम स्टेरेट मिल गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसमें जो हार्डनेस आएगी वो हमारे किसके द्वारा आएगी, सिंपल सी बात है कि क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन, यही था फंडा यहाँ पर। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ हार्डनेस की, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना, आगे इस यूनिट में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहली यूनिट होती है पीपीएम, जिसको हम लोग पार्ट्स पर मिलियन भी बोलते हैं, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा क्लास 11th या 12th में, ठीक है। सो पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इज पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 106 पार्ट्स ऑफ वाटर। देखिए ये क्या बोला है, पीपीएम क्या होता है, पीपीएम इज पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट्स के पार्ट होते हैं जो कि इक्विवेलेंट होते हैं हार्डनेस पर 106 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अगर हम लोग बोल रहे हैं इतने पीपीएम हार्डनेस है, ठीक है, तो वहां पर क्या मतलब है कि उतना कैल्शियम कार्बोनेट वहां पर प्रेजेंट है, कितने इक्विवेलेंट, 106 पार्ट्स ऑफ वाटर के बराबर, ठीक है, 106 पार्ट्स ऑफ वाटर के, ठीक है, इक्वल टू पार्ट्स ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। ये पहली यूनिट थी पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या है, यहां पर पार्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कितने पार्ट कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट टू हार्डनेस पर 106 पार्ट्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अपना पीपीएम में निकाल लेते हैं हार्डनेस। इसके बाद आता है हमारे पास मिलीग्राम पर लीटर। अब मिलीग्राम पर लीटर में क्या होगा, यहाँ पर मिलीग्राम में CaCO3 के यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर हो जाएंगे, इट इज नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ CaCO3, कितना मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है, इक्विवेलेंट टू हार्डनेस प्रेजेंट पर लीटर ऑफ वाटर। ये किस में निकालेगा, हमारे पास पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग निकालता है ये, ठीक है। इसके बाद आता है क्लार्क्स डिग्री, ये इंपॉर्टेंट होता है डिग्री, चल क्लार्क्स डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग। ये भी क्या है, कुल मिला के यूनिट्स निकालने के वक्त, जैसे सपोज मिलीग्राम पर लीटर बोला गया है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, CaCO3 की मिलीग्राम की, CaCO3 की मिलीग्राम की बात कर रहे हैं। क्लार्क्स डिग्री की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ कितनी बात कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ CaCO3 की ही बात कर रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी बोली गई, इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। ये बड़ा काफ़ी यूनिट होता है जो कि काफ़ी बड़े बड़े चीज़ों में यूज आता है जब हम लोग बड़े लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे काम करते हैं। सो यहाँ पर बोला गया 70,000 पार्ट्स ऑफ वाटर। इसके बाद आता है हमारे पास डिग्री फ्रेंच, इट इज पार्ट्स ऑफ CO3 इक्विवेलेंट टू हार्डनेस पर 105 पार्ट्स ऑफ, ये काफ़ी स्मॉल है। अब यहाँ पर इनका कन्वर्जन लिखा हुआ है जो कि आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा, 1 ppm इक्वल टू 1 mg पर लीटर इक्वल टू 0.1 डिग्री फ्रेंच इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ CaCO3। ये आप लोगों को पूरी यूनिट में याद रखना है कि जो हार्डनेस निकालते हैं वाटर की वो किसके टर्म्स में निकालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में निकालते हैं, एज इट वुड बी ईजियर टू इक्वेट। अब हम लोग के पास क्वेश्चन क्या मिल सकता है कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे ही क्यों निकालना है हार्डनेस, तो क्यों निकालना है उसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, एज इट वुड बी ईजियर टू इक्वेट वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू 100 एज कंपेयर टू, क्योंकि इसका जो हमारे पास वेट निकल के आता है वो 100 आएगा। मॉलिकुलर मासेस ऑफ अदर हार्डनेस कॉजिंग एजेंट्स, इट हैज इक्विवेलेंट वेट ऑफ 50 ग्राम एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ 100 ग्राम। इसका जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो 50 ग्राम होता है। अगर हम लोग CaCO3 की बात कर रहे हैं, CaCO3 इसका अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो वो होता है हमारे पास 50 ग्राम, और अगर हम लोग मॉलिकुलर वेट की बात करें तो वो होता है 100 ग्राम। तो इसके वजह से कैलकुलेशंस काफ़ी इजी हो जाती हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। ओके, सो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बॉयलर, या हम लोग कह सकते हैं बॉयलर फीड वाटर। ठीक है, तो बॉयलर क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं बॉयलर है क्या। देखिए सिंपल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉयलर क्या है, जिसके अंदर हम लोग अपने पानी को बॉयल करते हैं, सिंपल है। अब बॉयलर इज अ क्लोज्ड वेसल इन विच वाटर अंडर प्रेशर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्टीम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ये क्या बोल रहा है, बॉयलर क्या है, एक क्लोज्ड वेसल है, ठीक है, एक हमारे पास क्लोज्ड वेसल होगा, इन विच वाटर अंडर प्रेशर, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज प्रेशर होता है, हाई प्रेशर में वाटर अंडर प्रेशर इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टीम। यहाँ पर वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है। सपोज दैट यहाँ पर हमारा वाटर है, ये किस में कन्वर्ट होगा, हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है, इसी समझ आ रही होगी। बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, जब हम लोग एक क्लोज्ड वेसल कर रखेंगे और उसको हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे, सपोज दैट हमारे पास एक ये क्लोज वेसल है, यहाँ पर हमने इसको क्या किया हुआ है,
यहाँ पर हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारा वाटर है। तो जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका क्या होगा, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। तो ये वही बोल रहा है, द स्टीम सो जनरेटेड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड द जनरेशन ऑफ पावर। और आप लोग ये तो जानते ही हैं कि स्टीम अगर हम लोग कहीं से भी जनरेट कर पा रहे हैं तो उसका यूज हम लोग कर लेते हैं अपने कई सारे इंडस्ट्रियल यूजेस में, जो कि काम आता है पावर को जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है स्टीम के थ्रू। सो यहाँ पर बॉयलर क्या था, समझ आ गया होगा। बॉयलर का एक क्लोज्ड वेसल होता है जिसमें हाई प्रेशर पर हम लोग क्या करते हैं, अपने वाटर को ट्रांसफॉर्म करते हैं स्टीम में, किसके द्वारा, हीट को वहां पर देते हैं, बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो द स्टीम जनरेटेड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज एंड जनरेशन ऑफ द पावर इन मॉडर्न प्रेशर बॉयलर्स एंड लेबोरेटरीज द वाटर रिक्वायर्ड इज यूज्ड प्योर देन द डिस्टिल्ड वाटर। जो मॉडर्न प्रेशर बॉयलर्स आ गए वहां पर क्या होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड इज यूज्ड प्योर देन डिस्टिल्ड वाटर, यहाँ पर प्योर वाटर का यूज होने लगा। अब यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो बॉयलर होता है उसकी हार्डनेस जो होनी चाहिए वाटर की, वो क्या होनी चाहिए, बिलो 0.2 ppm होनी चाहिए। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, बिलो क्या होनी चाहिए, 0.2 ppm होनी चाहिए। अब सेकंड क्या है, इट्स कॉस्टिक अल्कालिनिटी ड्यू टू OH, ठीक है। इट कॉस्टिक अल्कालिनिटी शुड बी बिटवीन 0.15 ppm टू 0.45 ppm। देखो दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पर जो बॉयलर के अंदर हम लोगों को याद रखने। सबसे पहला उसकी हार्डनेस क्या होनी चाहिए वाटर की, वहां पर 0.2 ppm होनी चाहिए, और वहां पर कॉस्टिक अल्कालिनिटी क्या होनी चाहिए, 0.15 से लेकर 0.45 ppm तक। ये दो पार्ट्स याद रखेंगे बॉयलर के लिए। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिजॉल्व्ड गैसेस, मतलब वहां पर डिजॉल्व गैसेस नहीं होनी चाहिए। कैसी, O2 CO2 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बॉयलर क्रोजन, जिसकी वजह से बॉयलर क्रोजन ना हो, हमारा जो बॉयलर है वो खराब ना हो जाए, वहां पर क्रोजन ना हो जाए, ठीक है, क्रैक ना आ जाए। इस वजह से हम लोग यहाँ पर इन गैसेस को क्या करते हैं, इग्नोर करेंगे, मतलब रिमूव करेंगे, एक तरीके से कह सकते हैं प्रिवेंट करना इन गैसेस से। अब आता है हमारे पास बॉयलर ट्रेवल्स ड्यू टू हार्ड वाटर। अब यहाँ पर जब बॉयलर होता है वहाँ पर हार्ड वाटर का यूज हो रहा था, तो वहाँ पर क्या आती है, कुछ हमारे पास क्या मिलती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे दूर करेंगे, या हमारे पास वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो बॉयलर ट्रेवल्स ड्यू टू हार्ड वाटर। सबसे पहली क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, प्राइमिंग एंड फोमिंग। सेकंड वन आती है स्केल एंड स्लज। ये क्या है हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मार्क कर लीजिए कि ये जो है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्राइमिंग एंड फोमिंग, स्केल एंड स्लज, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब है कि अभी मैं जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे इसको। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट, फिर आता है हमारे पास बॉयलर कोरोजन। सो एक एक करके इनको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है प्राइमिंग एंड फोमिंग। सो प्राइमिंग क्या है, प्राइमिंग है क्या, सो प्राइमिंग क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच सम पार्टिकल्स इन वाटर आर कैरीड अलोंग विद द स्टीम। देखो प्राइमिंग क्या है यहाँ पर, कि हम लोग अपने वाटर को अगर क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ठीक है, बॉयल करके हीट कर रहे हैं और उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सम पार्टिकल्स इन वाटर आर कैरीड अलोंग विद द स्टीम। तो क्या होता है, कुछ वाटर के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टीम के साथ बाहर आ जाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमिंग। द रिजल्टिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेट स्टीम और कैरी ओवर। अब वेट स्टीम क्यों बोलेंगे, देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर सम वाटर पार्टिकल्स कम्स आउट विथ स्टीम, यही है हमारे पास प्राइमिंग, ठीक है। तो प्राइमिंग क्या है हमारे पास, अगर हम लोग अपने वाटर को हीट कर रहे हैं बॉयलर के अंदर और वहां पर हमारा स्टीम के साथ कुछ वाटर पार्टिकल्स भी बाहर आ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग प्राइमिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग वेट स्टीम और कैरी ओवर भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम इन बॉयलर्स इज कॉल्ड एज प्राइमिंग। इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं प्राइमिंग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेट स्टीम, ठीक है, तो समझ आ गया होगा। वेट स्टीम बनने लग रहा है अगर हमारे पास, तो उसी को प्राइमिंग बोलते हैं। अब कॉज क्या होते हैं इसके, प्राइमिंग के कॉज क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एक कॉज जो सब में याद रखना है, क्या है, हार्ड वाटर यूज हो रहा है। सो सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड्स। वहां पर क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड प्रेजेंट है। हाई स्टीम वेलोसिटीज, बहुत ही हाई स्टीम वेलोसिटीज हैं, मतलब जो स्टीम निकल रहा है वो काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, हाई स्टीम वेलोसिटीज हैं। या हम लोग कह सकते हैं सडन बॉयलिंग है, एकदम तेज़ी से उसको बॉयल कर दिया। या इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉयलर बनाया गया है उसके डिज़ाइन में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से प्राइमिंग हो रही है। और यहाँ पर क्या है,
सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, या सपोज दैट हमारा जो स्टीम प्रोडक्शन रेट है वो इंक्रीज कर गया सडन, इसमें हम लोग कह सकते हैं एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए यहाँ पर कि बाय यूजिंग हार्ड वाटर, ये भी एक कॉज होता है क्योंकि हार्ड वाटर तो सभी में यूज हो रहा है, ये कॉमन पॉइंट है, ये लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, यह हमारा जो बॉयलर है ये तो ये भी सब में कॉमन रहेगा, क्या बोलते हैं ये वाला इम्प्रॉपर बॉयलर वाला। सो यहाँ पर क्या पॉइंट था सबसे पहला कि लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है, जिसके कारण हमारा क्या होगा, वाटर बाहर आने लगेगा स्टीम के साथ। हाई स्टीम वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की स्टीम की जो वेलोसिटी है वो काफ़ी तेज हो जाएगी तो वाटर बाहर आ जाएगा, वाटर पार्टिकल्स बाहर आ जाएंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने काफ़ी जल्दी बॉयल कर दिया, इसको सडन बॉयलिंग हो गई, इम्प्रॉपर बॉयलर डिजाइन हो गया। सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, ठीक है, सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, या हमारा स्टीम एकदम से ज़्यादा बनने लगा तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास वाटर जो होगा स्टीम के साथ बाहर आने लगेगा। अब इनका प्रिवेंशन कैसे करते हैं, सबसे पहला हमारे पास प्रिवेंशन की बात करेंगे तो क्या है, इम्प्रूव बॉयलर डिजाइन, अपने बॉयलर का डिजाइन अच्छे से बनवाएं, वहाँ पर कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्या है, बाय फिटिंग मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर, या हम लोग क्या करें, मैकेनिकल स्टीम प्यूरिफायर लगा दें, जिससे कि क्या है, जो वाटर हमारा वो वहीं पे ही रह जाए और स्टीम बाहर जाए, ठीक है, ये भी हमारा एक अच्छा आइडिया है। बाई मेंटेनिंग अ लो वाटर लेवल, अब जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है उसमें हम लोगों ने यहाँ तक पानी भर रखा है और दूसरा एक कंटेनर है जिसमें हम लोगों ने यहाँ तक पानी भर रखा है, तो इस वाटर को ऊपर जाने में काफ़ी समय लगेगा स्टीम के साथ, लेकिन ये जो वाटर है ये यहाँ पे तुरंत चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं अपना कि थोड़ा सा वाटर लेवल को हम लोग लो मेंटेन करेंगे तो भी हमारा जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। बाय यूजिंग सॉफ्ट वाटर, ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर था, हार्ड वाटर के कारण ही ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, अगर सॉफ्ट वाटर को यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी हमारी। फिर आता है बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, ये हमारा इसी पॉइंट से कनेक्ट हो रहा है जिसको आप लोग याद रख सकते हैं। अब इसके बाद आता है फोमिंग। फोमिंग तो आप जानते ही हैं कि अगर हमारे पास एक वाटर बॉयलर है, यहाँ पर हम लोगों ने वाटर भर रखा है और यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाए, ये बॉयल हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक फोमिंग की लेयर जम जाए, ठीक है। फोम क्या होता है, झाग, ठीक है, ये फोमिंग हो गई है, यहाँ पर वाटर भरा हुआ था तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोमिंग बोलते हैं। इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस फोम और हार्ड बबलर्स इन बॉयलर्स, ठीक है, हमारे पास कंटिन्यूस फोम अगर बन रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूस फोम और हार्ड बबलर्स इन बॉयलर, फोमिंग इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस लाइक ऑयल इन बॉइलिंग वाटर। सबसे बड़ा चीज़ जो याद रखना है आप लोगों को, ये किसके वजह से होता है, अगर हमारे पास क्या चीज़ प्रेजेंस है, ऑयल इन बॉइलिंग वाटर, अगर हमारे पास ऑयल है बॉइलिंग वाटर के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, फोमिंग का जो चांसेस है बहुत ज़्यादा हाईली हो जाते हैं, ठीक है। अब कॉज क्या क्या होते हैं, सबसे पहला क्या है, लो लेवल ऑफ वाटर इन बॉयलर, लो लेवल हमने रख रखा है किसका, वाटर का। फिर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, देखिए कुछ पॉइंट्स हैं वो सब में कॉमन रहेंगे, यहाँ पर भी वही है, द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर। फिर क्या आता है हमारे पास, सडन इंक्रीज इन स्टीम प्रोडक्शन रेट, देखिए सेम ही है इसके पॉइंट सारे, ठीक है। इसका प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला तरीका क्या है, वहां पर एंटी फोमिंग एजेंट डाल दें हम लोग, क्या है, एंटी फोमिंग एजेंट डाल दें, इसको भी हाईलाइट कर लीजिए, एंटी फोमिंग एजेंट या केमिकल्स लाइक कैस्टर ऑयल, गैलिक एसिड और टैनिक एसिड, इनको डाल दें। या हम क्या कह सकते हैं, रिमूविंग ऑयल फ्रॉम बॉयलर, या हम लोग क्या कर दें, रिमूव कर दें किसको, अपने ऑयल को रिमूव कर दें। तो यहाँ पर प्रिवेंट करने के दो थे, एक या तो हम लोग क्या करते हैं उसमें एंटी फोमिंग केमिकल्स का यूज़ कर ले, हमने अपने बॉयलर का ऑयल जो है उसमें वो निकाल दें, ये हो गया फोमिंग का हमारा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, ये फिर से यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, स्केल और स्लज। ये होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे अपने स्लज की। तो स्लज है क्या, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लूँ। आप लोग भी पढ़ाई के समय पानी पीते रहे, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है इस समय पे। सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं स्लज की। तो स्लज इज अ सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी। तो जो स्लज होता है वो क्या है, सबसे पहला जो पॉइंट याद रखना है, स्लज, स्लज से क्या याद रखना है, सॉफ्ट लूज एंड स्लिमी, एसएस। स्लज इज अ सॉफ्ट लूजी एंड स्लिमी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विद इन दी बॉयलर। स्लज क्या है, एक सॉफ्ट स्लिमी, सॉफ्ट स्लिमी और लूजी या लूज कह सकते हैं, सॉफ्ट है, स्लिम है, एकदम पतला होता है और लूज होता है, क्या है, प्रेसिपिटेट है जो कि बॉयलर के अंदर बन रहा है। इट कैन बी ईजिली स्क्रैप्ड ऑफ विथ अ वायर ब्रश, इसको हम लोग ईजिली स्क्रैप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एक वायर ब्रश के थ्रू। तो लेस समझ आ गया होगा आप लोगों को।
इट इज फॉर्म्ड बाय सब्सटेंसेस विच हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटीज इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर। अब इसका क्या मतलब है कि ये किनके द्वारा फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, जिनकी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है हॉट वाटर में। अब वो हॉट वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे और नीचे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वो प्रेसिपिटेट कैसा होता है, स्लीमी होता है, सॉफ्टी होता है, उसी को हम लोग स्लज बोलने लगते हैं। बट जब वो जम जाता है उसको हम लोग इजीली वायर ब्रश के थ्रू निकाल सकते हैं। तो स्लज समझ में आ गया होगा। स्लज इज अ स्लीमी सॉफ्ट एंड लूज प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड विद इन दी बॉयलर। ठीक है, ये क्या है, प्रेसिपिटेट होता है एक तरीके का, सॉफ्ट एंड लूज। अब यहाँ पर हम लोगों ने आगे अगला पॉइंट क्या देख लिया, किन सब्सटेंसेस के द्वारा जिनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है हॉट वाटर में ज़्यादा होती है देन कोल्ड वाटर। एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी है, मैग्नीशियम का क्लोराइड भी है, मैग्नीशियम का सल्फेट भी है। ठीक है, याद रखना ये। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ स्लज फॉर्मेशन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये क्या है, हमारा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, क्या है ये, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना हुआ है। ये देखिए, ये इसकी क्या है, सरफेस होगी, डाउन सरफेस। ठीक है, बॉटम सरफेस होगी। यह हम लोग, ये प्रेसिपिटेट बन चुका है। ये देखिए बॉटम सरफेस पर ये दिख रहा है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या हुई, लेयर बना रखी है इसने। जब लेयर बन जाएगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी बॉयलर में। तो वही लिखा हुआ है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हीट कंडक्शन में दिक्कत आएगी। डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ बॉयलर, पूरे बॉयलर का सिस्टम खराब कर देगा ये। फिर उसके बाद क्या, इफ लॉन्ग विथ स्केल्स, इफ अलॉन्ग विथ स्केल्स बोथ गेट डिपॉजिटेड एज स्केल्स। अगर स्केल का भी प्रोडक्शन होगा, भी देखेंगे हम लोग स्केल को आगे, तो दोनों क्या है, एक काफ़ी बल्कि मटेरियल बना के डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर जो है खराब हो सकता है। अब प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहला प्रिवेंशन वही है, बेल सॉफ्टनेड वाटर को यूज़ करें। फिर क्या है, ड्रॉइंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर, ड्रॉइंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड वाटर, कंसंट्रेटेड वाटर का पोर्शन जो है उसको हम लोग हटा लें। ये था हमारा स्केल। अब ये था हमारा स्लज। अब हम लोग बात करेंगे अपने स्केल की। सो अब स्केल क्या है, देखिए जो हमारा स्लज था वो काफ़ी सॉफ्टी मटेरियल होता है, स्लिमी होता है, लूजी होता है। लेकिन जो हमारा स्केल है ये हार्ड सब्सटेंस होता है। स्केल्स आर हार्ड सब्सटेंस विच स्टिक्स वेरी फर्मली टू द इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर। ये क्या है, हमारे पास अगर ये बॉयलर है तो इसके इनर सरफेस पर ये चिपक जाते हैं। स्केल आर वेरी हार्ड सब्सटेंसेस विच आर स्टिक ऑन द इनर सर्फेसिस ऑफ द बॉयलर वॉल। स्केल्स आर डिफिकल्ट टू रिमूव इवन विद द हेल्प ऑफ हैमर एंड चीजल। हैमर एंड चीजल, ये हैमर मतलब हथौड़े और चीजल के द्वारा भी ये नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है, स्केलर्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ये किसके द्वारा होते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, देखिए जब हमारे बॉयलर में अगर उसके सरफेसेस में काफ़ी हार्ड मटेरियल वहाँ पर स्टिक कर जाएगा तो कहीं ना कहीं हीट हमारी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी अच्छे से, तो हमारा जो फ्यूल है वो ज़्यादा लगेगा। वही काम अगर हमारा 9 घंटे में हो रहा था तो उसको करने में अब 15 घंटे लगेंगे, तो ये कह सकते हैं फ्यूल का वेस्टेज है। दूसरा क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ बॉयलर मटेरियल, इंक्रीज ऑफ रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। यहाँ पर जो बॉयलर का मटेरियल है वो डिग्रेड होगा, बॉयलर फटने का डर बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट क्या है, रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ऑब्वियस सी बात है, हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ये लिखा हुआ है बॉयलर में एक्सप्लोजन, मैंने आपको बताया। अगर बॉयलर के अंदर देखिए कोई भी चीज़ अगर आप ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर काफ़ी सारा स्टिकी मटेरियल, हार्ड मटेरियल इकट्ठा होता जा रहा है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक चाय वाला होता है, उसकी चाय जिसमें चाय बनाता है रोज़ का, वो हज़ारों कप चाय बना रहा है, तो उसकी जो चाय बनाने वाला वो होगा हत्था बोलते हैं जिसको, पैन, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कितना सारा जम जाता है। अब अगर वो इसी तरह जमता रहता है धीरे धीरे वो ख़राब भी हो जाता है। तो वही चीज़ है कि उसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है, क्रैक कर सकता है। रेमेडीज़ क्या है, हम कह सकते हैं रिमूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्या, यूजिंग स्क्रैपर, वायर ब्रश ऑफन, यूजिंग स्क्रैपर का भी यूज़ कर सकते हैं। बाई थर्मल शॉक के द्वारा उसको हटा सकते हैं जो हमारे वहाँ पर लेयर इकट्ठी हो चुकी है। और बाई यूजिंग केमिकल्स, लेकिन जो हमारा स्लज था वो काफ़ी इजीली हो जाता था रिमूव, लेकिन स्किल को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बाद डिफरेंस दिया गया है यहाँ पर, ये आता है 2 मार्क्स में। ठीक है, स्लज और स्केल में देखो, स्लज क्या है, हमारे पास सॉफ्ट होता है, लूज होता है, स्लिमी प्रेसिपिटेट होता है। इट फॉर्म्स हार्ड डिपॉजिट, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड डिपॉजिट बनाता है स्केल। दे फॉर्म नॉन एडरेंट डिपॉजिट्स कैन बी इजीली रिमूव, ये क्या होते हैं, नॉन एडरेंट होते हैं और इजीली रिमूव हो जाते हैं। स्केल जो होते हैं स्टिकी मटेरियल होते हैं और ये हमारे इनर सरफेस में जाके चिपक जाते हैं एंड आर वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये किसके द्वारा फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैग्नीशियम के यहाँ पर तीन केमिकल्स यूज हो रहे थे, हम लोग कह सकते हैं 3 कंपाउंड यूज हो रहे थे। यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम यूज होता है मोस्टली।
यहाँ पर कैल्शियम का सिर्फ क्लोराइड था। ये क्या है, स्लज अगर बन रहा है तो ये कम डेंजरस होता है, पर स्केल के थ्रू हमारे पास यहाँ पर एक्सप्लोजन की भी चांसेस बढ़ जाती हैं। कैन बी रिमूव बाय ब्लो डाउन प्रोसेस, इसको हम लोग ब्लो डाउन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। ये क्या है, हमारे पास ब्लो डाउन प्रोसेस से रिमूव नहीं होता है। फॉर्म्ड एट कोल्डन पोर्शन ऑफ द बॉयलर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोल्डन पोर्शन ऑफ द बॉयलर में फॉर्म होता है। फॉर्म्ड एट द हीटेड पोर्शन ऑफ द बॉयलर, ये हीटेड पोर्शन ऑफ द बॉयलर में फॉर्म होता है। अब यहाँ पर आता है तीसरा वाला जो बॉयलर ट्रबल है, वो क्या है हमारे पास, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। तीसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट है। ये क्या है हमारे पास, बॉयलर ट्रबल्स है। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, प्राइमिंग, फोमिंग देख लिया, स्केल और स्लज देख लिया। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। सो ये क्या होता है इसके बारे में देखो। कॉस्टिक से एक तो समझ आ रही होगी कि यहाँ पर बात कहीं ना कहीं बेस की होगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं बात बेस की होगी। तो द क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन बॉयलर्स, द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन बॉयलर्स ड्यू टू NaOH। अगर हमारे पास क्रैक्स आ रहे हैं हमारे बॉयलर में, किसके द्वारा, ड्यू टू NaOH, इज कॉल्ड कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। ये सबसे पहली डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन है, याद रखनी है। द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन बॉयलर, द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन बॉयलर ड्यू टू NaOH, किसके द्वारा, NaOH के द्वारा अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बॉयलर वाटर बिकम्स कॉस्टिक। जो हमारा बॉयलर वाटर होता है वो कॉस्टिक बन जाता है। कॉस्टिक का मतलब हम लोग कह सकते हैं बेसिक, ठीक है। वाटर एवेपोरेट्स, कॉस्टिक सोडा कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, कॉस्टिक सोडा का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, विच अटैक्स सराउंडिंग एरिया ऑफ बॉयलर मशीन, ठीक है। तो वो क्या करेगा हमारे पास, जो सराउंडिंग एरिया होगा बॉयलर मशीन को, वहां पर अटैक करेगा। वाटर एवेपोरेट्स होगा तो यहाँ पर कॉस्टिक सोडा का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वहां पर, तो वो हमारे पास कई सारे इंपैक्ट यहाँ पर डाल सकता है सराउंडिंग में। फिर क्या है, आयरन कन्वर्टेड इनटू सोडियम फेरोएट। अब यहाँ पर जो हमारा आयरन होता है वो सोडियम फेरोएट में कन्वर्ट हो जाता है। कॉसेज इम्ब्रिटलमेंट ऑफ बॉयलर पार्ट्स, जिसके कारण देखिए आयरन से बना होगा, वहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जो आयरन होगा वो सोडियम फेरोएट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या करेगा, वो इम्ब्रिटलमेंट को क्रिएट करेगा बॉयलर के पार्ट्स में। स्ट्रेस्ड पार्ट, बेंड्स, जॉइंट्स, वहाँ पर क्या आ जाएगा, डैमेजेस हो जाएंगे और हमारा जो बॉयलर हो जाएगा वो खराब हो सकता है। सो बेसिकली कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या है, यहाँ पर बेस आ जाता है NaOH जो है, ठीक है। बेसिसिटी बढ़ने के कारण यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, उसी को हम लोग कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट बोल रहे हैं। उसकी जनरेट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, यही आप एग्जाम में लिख के आएंगे। सो बेसिकली कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या था, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, ठीक है। हमारे बॉयलर में किसी भी तरीके का डिफेक्ट या क्रैक आ जा रहा है, किसके कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द NaOH, उसी को कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट बोलते हैं। अब प्रिवेंशन क्या है, देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। इट कन्वर्ट इनटू सोडियम फेरोएट, आयरन को कन्वर्ट कर देता है सोडियम फेरोएट में। अब प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहला, बाय यूजिंग सोडियम फॉस्फेट और सोडियम सल्फेट फॉर सॉफ्टनिंग इंसिस्ट ऑफ NO2CO3। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं करना है हम लोगों को, यूज किसका करना है, सोडियम फॉस्फेट का यूज करना है, सोडियम सल्फेट का, किसके लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। बी पॉइंट क्या है, बाई एडिंग टेनिन और लिग्निन टू बॉयलर वाटर। यहाँ पर टेनिन और लिग्निन का यूज करेंगे हम लोग, एक तरीके के केमिकल्स होते हैं बॉयलर वाटर में, जिसकी वजह से कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट हमारा खत्म हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ हमारी आ गई। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बॉयलर कोरोजन। हम लोगों ने 3 पॉइंट देख लिए, तीनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। बॉयलर कोरोजन क्या होता है, यहाँ पर हमारे बॉयलर के अंदर कोरोजन हो जाए और हमारा जो बॉयलर है वो खराब हो जाए, उसके पार्ट्स एक तरीके से कह सकते हैं डिग्रेड कर जाए, उसी को हम लोग कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिग्रेडेशन ऑफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर मटेरियल, वही मैंने आपको बताया। यह हमारा जो बॉयलर है एक तरीके से कह सकते हैं आयरन से बना होगा, तो वही आयरन का मटेरियल जो होगा वो डिग्रेड या डिस्ट्रक्ट हो जाए, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी में मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ को आप अगर सपोज दैट आपके यहाँ कोई एक आयरन का कील ही है, कील को तो जानते होंगे, एक पिन है या कील है, उसको अगर आप लोग कहीं पे ऐसे जगह डाल दीजिए जहाँ पे मॉइस्चर हो या पानी आता रहता हो या वो वेट रहे, तो उसके कारण क्या होगा, उसमें कोरोजन होगा और कोरोजन के द्वारा धीरे धीरे अगर हम लोग उसको कई दिनों तक छोड़ दें, महीनों के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो जितना पहले मजबूत था, हार्ड था, वो सब क्या हो जाएगा, कोरोजन के थ्रू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, उसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो कोरोजन क्या कर देता है, हमारे मटेरियल को खराब कर देता है, डिस्ट्रक्ट कर देता है, डिग्रेड कर देता है, ड्यू टू दी केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ डिजॉल्व गैसेस। अब ये होता किस कारण से है बॉयलर कोरोजन, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक के कारण। तो सबसे पहला हम लोगों को पता होना चाहिए बॉयलर कोरोजन था क्या, डिग्रेडेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ दी बॉयलर मटेरियल ड्यू टू दी केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑफ डिजॉल्व गैसेस। उसमें जो गैसेस डिजॉल्व कर रखी हैं उसके वजह से केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक होता है, उसके कारण ये सारी चीज़ें होती है। सॉल्ट्स इज कॉल्ड बॉयलर कोरोजन, ये पता चल गया। अब बॉयलर कोरोजन जो होता है इज ऑफ 3 टाइप्स।
सबसे पहला है हमारे पास ड्यू टू डिजॉल्व O2, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बता के आया था कि O2 CO2 ऐसी गैसेस का ध्यान रखना है कि ना हो, जिसकी वजह से कोरोजन हो सकता है। वही चीज़ है यहाँ पर, अगर ये चीज़ प्रेजेंट होगी तो हमारे पास कोरोजन होगा। थर्ड पॉइंट क्या था, कोरोजन ड्यू टू एसिड्स फॉर्म्ड बाय डिजॉल्व सॉल्ट। अपने जो डिजॉल्व सॉल्ट उसमें हम लोगों ने मिलाए हुए थे, जैसे कि रहते हैं, कह सकते हैं MgCl2 था हमारे पास, मैग्नीशियम कार्बोनेट था, ये सब है। इनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास एसिड्स बन जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हैं हमारे पास तो हमारे पास क्या है, बॉयलर कोरोजन होगा। क्या है, डिजॉल्व O2 है, डिजॉल्व CO2 है, हमारे पास डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, उनके मिलने से क्या बनेगा, एसिड बनेगा। अब प्रिवेंट करने का तरीका क्या है? प्रिवेंट करने का तरीका क्या है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एल्कली टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी। ये क्या बोल रहा है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एल्कली। अब देखिए वहाँ पर बेसिक नेचर, वहाँ पर बिहेवियर डेवलप हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एल्कली को वहाँ पर ऐड कर दें, जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर हम लोग एसिड में बेस मिलाते हैं, ठीक है, तो मामला हमारा क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, क्यों न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है, तो हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो जाता है, पूरा न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, तो ये वही बोला है, कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडिंग एल्कली। बेस मिला देंगे उसको, उसमें अगर हम लोग बेस मिला देंगे और बेस और एसिड मिलके क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो हमारे पास सारा सब कुछ सेटल हो जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट टू रिमूव ऑक्सीजन। अब एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लेंगे ताकि हमारी जो ये O2 थी ये रिमूव हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या, ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम बॉयलर फीड वाटर बाई एडिंग Na2SO3। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हैं चाहे तो, कि Na2SO3 के थ्रू हम लोग अपने जो ऑक्सीजन को है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने इस छोटे से लेक्चर में ये बेसिक चीज़ें देख ली हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग काफ़ी और चीज़ें पढ़ेंगे और इसको मैं जल्द से जल्द इस यूनिट को ख़त्म करूँगा। और इसके बाद जो यूनिट बचता है हमारा, एक ही बचेगा, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, अपने इस चैनल को जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स या जितने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एक चीज़ समझिए, आप लोग अगर इस कंटेंट को एक बार देखेंगे, देखिए हम लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, स्टार्ट है, धीरे धीरे चीज़ें और अच्छी होंगी, लेकिन जो हम लोग कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए मैं कह सकता हूँ मोर देन इनफ है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों को क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ मिलने वाली है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरह की, आप कमेंट में लिखिए, उसको तुरंत 1-on-1 इंटरेक्शन करके रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आपको यहाँ पर नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग आपसे कांटेक्ट करके आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पर चैनल से स्टडी करिए और अपने एकेडमिक्स की टेंशन को थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि आप इतना पढ़ लेंगे आपके लिए पर्याप्त है, आपका सेमेस्टर एग्जाम अच्छा जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ कि आप लोग यहाँ पर कमेंट्स में आके बताइए कि आप लोगों को किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, आप लोगों को और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग लेके आएंगे धीरे धीरे। यही है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से क्या है, आप अपनी भी प्रॉब्लम्स बताइए और हमारी कमियाँ बताइए, ठीक है, तो उनको हम लोग इम्प्रूव कर सकें ताकि हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता था कि हमारा जो PPS का सिलेबस है वो भी मैं ख़त्म करने वाला हूँ। लास्ट यूनिट बचा हुआ है उसको मैं डाल दूँगा। PPS हो गया और केमिस्ट्री हो गया और कह सकते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये 3 सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहे थे, ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर मैथ्स में थोड़ा सा इशू चल रहा है, उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, मैथ्स को भी धीरे धीरे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, साथ में रहना है, क्योंकि कंटेंट जो दे रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। आप लोग इससे पढ़िए, आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। थैंक यू गाइस, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।